हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें 100 वन लाइनर होंगे। इससे पहले 300 वन लाइनर 3 पार्ट में हम करा चुके हैं। इसमें जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, सीटेट, जेटेट और बीएसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 100 वन लाइनर की कहानी। ठीक है, आज का पहला पॉइंट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेजन नदी लैगो विलफेरो से निकलकर होकर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ध्यान रखना है आपको कि अमेजन जो नदी है वो लैगो विलफेरो से निकल कर कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की बात करें सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, बहुत सारे बच्चे गलत किए थे। यहाँ पे 2 अलग पॉइंट है, ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा है। गंगा से भारत से निकलती है। ठीक है, और भारत से हो करके जा रही हैं, क्योंकि ये निकलती किधर से हैं? अब देखेंगे जो निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से निकलती हैं, और तिब्बत से निकलते हुए ये भारत में प्रवेश करती हैं और फिर बांग्लादेश होते हुए निकल जाती हैं। तो ये भारत से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी बात करें तो सिंधु नदी है। भारत से होकर के बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास मैदान जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का नाम है। लानोस जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया ये 2 देश हैं, वहाँ पे ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम हैं। ठीक है, बात करें हम सवाना और कंपोज की, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों के भी नाम हैं, सवाना और कंपोज। ठीक है, सवाना घास को कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा अफ्रीका के मैदान में। नेक्स्ट है हमारा प्रेरी घास। ये जानते हैं हम लोग कि प्रेरी घास भूमि गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। इसलिए सबको इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? इसे कहते हैं रोटी का कटोरा। ठीक है ना। कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में स्थित है। ध्यान रखना आपको, कंपोज कहाँ देखने को मिलेगा? ब्राज़ील में। प्रेरी घास देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे? ये उत्तरी अमेरिका में। और जबकि बात करें हम सवाना को तो ये मिलेगा आपको अफ्रीका में। ठीक है, चलिए, और डॉन्स कहाँ मिलेगा? डॉन्स, तो ये डॉन्स है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है जो कि मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाना, प्रेरी, कंपोज, डॉन्स। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लिया है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। हरियाणा में जो लिंगानुपात है भारत में सबसे कम है। 1000 पुरुषों पर मात्र कितने हैं वहाँ पे महिलाएं? 879। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? केरल, जहाँ पे 1084 देखने को मिलते हैं 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद नंबर अगर को पूछे तो बताना आपको तमिलनाडु, उसके बाद कोई नंबर पूछे तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर और देन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये क्रम आप याद रख सकते हैं। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कम से कम ये 3 तो जरूर याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु और देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य अगर बात करें तो हरियाणा है। ठीक है, पहले नंबर पर है, ये 879 महिलाएं 1000 पुरुष पर। उसके बाद नंबर है जम्मू कश्मीर का, देन है सिक्किम का, फिर पंजाब का, फिर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये भी क्रम आप याद रख सकते हैं नीचे से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? देखिए मैं बात हो रहा है शिशु लिंगानुपात का, तो शिशु लिंगानुपात में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में वो सबसे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक है, ये उल्टा मैंने कहा, सर्वाधिक है। मिजोरम है, मेघालय है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद नंबर आता है केरल का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं?
हरियाणा, देन पंजाब, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है, फिर राजस्थान का, देन फिर गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य जो है वो हरियाणा है, देन पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ये भी क्रम से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले नंबर पर हरियाणा है, देन पंजाब है, हरियाणा पंजाब दोनों साथ में ही, उसी के ऊपर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर है, इसी के बाद देखेंगे राजस्थान है, उसी के नीचे फिर गुजरात है। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि जो राज्य है वो कहाँ है, ये उत्तर साइड वाला जितने भी बाहर देख रहे हैं ना राज्य, वो सभी उसी के आसपास वाले हैं। देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सभी सटे हुए राज्य हैं, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगूर बांध का निर्माण कब किया गया था? 1989 में किया गया था। ठीक है, मंजीरा नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है। ध्यान रखना है आपको कि मंजीरा नदी जो है वो गोदावरी की एक सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंजीरा नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगूर बांध तेलंगाना के मेडक जिले में स्थित है। सिंगूर बांध कहाँ है ये? तो तेलंगाना के मेडक जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कांडला बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम रखा गया है। भारत में जो कांडला बंदरगाह है उसका नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कांडला बंदरगाह क्या है, प्राकृतिक है, ज्वारीय है, कृत्रिम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट, कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ध्यान रखना है आपको कि कांडला जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम कि कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट बात करें हम तूतीकोरिन बंदरगाह कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, पहले तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। इसे क्लोज थोड़ा सा पूछ ले तो बात करें हम कहाँ है, कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, कंफ्यूज होता है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, तो ध्यान रखिएगा ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कहाँ पे है, कोरोमंडल तट पर है। नेक्स्ट पॉइंट, कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और यही बात करेंगे जैसे यहाँ पूछा था कोरोमंडल, तो यहाँ पे आपका अगर पूछा जाए कि कौन सा मंडल होगा तो यहाँ पे होगा ये आपका मालाबार तट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, एनवर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है, कामराज बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट, एनवर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तूतीकोरिन भी कहाँ था, तमिलनाडु में, एनवर भी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है ना, कोलकाता जो बंदरगाह है उसे नाम बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है, क्या किया गया अब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु राज्य के साथ तेलंगाना राज्य की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि तमिलनाडु राज्य के साथ जो तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वो नहीं लगती हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है इसी कि दोनों पास में ही है तो लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि उसके बीच में, तो देखेंगे इसके बीच में आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर में तेलंगाना है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश जो है वो तमिलनाडु को और तेलंगाना को अलग करता है। ठीक है ना, चलिए तेलंगाना राज्य की सीमा देखिए कर्नाटक से लगता है, आंध्र प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है और महाराष्ट्र से लगता है। ध्यान रखना है आपको कि तेलंगाना राज्य जो नया बना है उसका जो सीमा लगता है वो कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से लगता है। और आप देखेंगे कि आंध्र जो प्रदेश है उसी के ऊपर हमारा क्या बसा है, ऊपर ही बसा हुआ है तेलंगाना। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे फिर नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, और इसी के बीच में आंध्र प्रदेश है और उसी के ऊपर में हमारा क्या है, तेलंगाना है। इसी की वजह से तेलंगाना जो है वो तमिलनाडु से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा समिति की रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया था। ध्यान रखना है आपको कि जो कृष्णा समिति है उसी की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना को 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जनगणनाओं द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
हमने पहले बता रखा है कि लिंग अनुपात क्या कहते किसे कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसे हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। पूरे भारत का बात करें हम लिंगानुपात तो कितना है, 943 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 919 है, ठीक है। जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, 919 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लोनार झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था, ठीक है। लोनार झील जो है वो एक गड्ढा से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुई थी, और ये लोनार झील जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढान जिले में स्थित है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढान जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा है कि लोनार झील जो है वो खारे पानी का झील है। जाहिर सी बात है कि ये उल्कापिंड गिरने से बना होगा तो कैसा होगा, खारा ही होगा ना, ध्यान ऐसे रख सकते हैं आप कि उल्कापिंड गिरा होगा तो उल्कापिंड थोड़ी मीठा होगा, नहीं ना। तो लोनार झील आपका कैसा होगा, खारे पानी का झील होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लोनार झील का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको कि पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जो पुलिकट झील है वो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। और साथ साथ में ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, कौन, पुलिकट झील, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ दिया भी हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने वही लिया है कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। लागी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। लागी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ गिरती हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट अधूरा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिएगा, वेवनाड झील केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आप जानते भी होंगे शायद। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, वेवनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ध्यान रखिएगा वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, वेवनाड झील में है। और साथ में ध्यान में रखना है कि वेवनाड झील कहाँ है, तो ये है केरल में, ठीक है। वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक अनुसूची 1 में सम्मिलित था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला जो गिद्ध है, जिसे सामान्यतः मतलब भारतीय गिद्ध के नाम से जानते हैं, वह अगस्त 2020 तक अनुसूची यानी कि शेड्यूल 1 में सम्मिलित था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लंबी चोंच वाला जो गिद्ध है वो तराई इलाके में, कहाँ पे, तराई इलाके में से लेकर के दक्षिण पूर्वी एशिया तक पाया जाता है, ये लंबी चोंच वाला गिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 की योजना शुरू की है। गिद्धों को बचाने के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए एक लाया गया अध्याय लाया गया है ना, योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है, गिद्ध संरक्षण 2020 से 2025, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मदिकेरी पर्वतीय स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक के कुर्ग जिले में मदिकेरी को अंग्रेजों द्वारा भारत का स्कॉटलैंड और दक्षिण भारत की कश्मीर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में मदिकेरी को अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया था, भारत का स्कॉटलैंड और दक्षिण भारत का कश्मीर कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मोदबेटा है। पूछा जाता है कि मोदबेटा क्या है, तो एक तरह से ये त्यौहार है। किन लोग क्या त्यौहार है, तो टोडा जनजाति का है। कहाँ मनाया जाता है, किस जगह का है, तो नीलगिरी जो हमारा पर्वत है, ठीक है, तो वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, ये इसी का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है मोदबेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बानेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्रसिद्ध आदिवासी मेला है। बानेश्वर मेला क्या है, तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का एक प्रसिद्ध आदिवासी मेला है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मा त्यौहार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख मेला है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, लोसार त्यौहार तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप 1.5 की में एफएक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा अगर लगता है कि जल्दी से रिवीजन और फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अपना स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। देखिए पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, आप टाइम को वेस्ट करें क्या मतलब, आप फास्ट करके देखिए, 1.5 का देखिए, 2 का करके देखिए। लेकिन लगता है जहाँ पर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, हमने ये पॉइंट हम नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर क्या कीजिए, वीडियो को नॉर्मल कर लीजिए और उसको 1-2 बार फिर से देखिए, रिपीट कर करके बार बार, ठीक है। और फिर जहाँ से लगता है कि हाँ ये सब जानते हैं तो उसको फिर फास्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके स्क्रीन पर तो एक बार में तो 4-5 पॉइंट दिख रहे हैं, तो लगता है ये 5 पॉइंट हम जानते हैं, तो उस 5 पॉइंट में जानते हैं तो फिर क्यों देख रहे हैं आप, उसको मत देखिए, आपको उसको क्या कीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। और जो नहीं जानते हैं उसको 1-2 बार 3 बार करके सुनिए, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ आप जानते हैं उसको हाँ एक बार जरूर देख लीजिए कि हाँ ये लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए, देख लीजिए और उसको स्किप कर दीजिए। हम ये नहीं करेंगे मेरा वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। आपको फ़ायदा होनी चाहिए, आपकी टाइम बचनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का जो लाइफ होता है ना, इन टाइम बहुत कीमती होता है। एक ऑलरेडी मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यही कारण है कि हम बीच में कभी भी हम आपको ये कभी नहीं कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं कभी नहीं कहता, मैं किसी वीडियो में नहीं कहता। और मैं एक वादा करता हूँ कि किसी वीडियो में हम बीच में कभी भी लाइक सब्सक्राइब करने के कभी नहीं मैं बोलूँगा लाइफ में। जब तक मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँगा तब तक बीच में कभी भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, और शुरुआत में भी नहीं बोलूँगा। बहुत कम कोशिश करता हूँ अंत में बोलूँ, ताकि मेरा वीडियो जिसको अच्छा लगेगा अंत तक जरूर पहुँचेंगे, और वहाँ तक पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात उसको दया तो आएगा ही, चलो यार थोड़ा लाइक कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर व करेल काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर व करेल काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, चारनोजम। नेक्स्ट पॉइंट, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसे देखेंगे कि इसमें जब पानी जो डालते हैं तो ये भारी हो जाती है, ठीक है। काली मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे हम लोग स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। देखे होंगे कि जो काली मिट्टी होती है तो सूखने के बाद वो दरार पड़ जाती है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो कोई पूछे जाए या कोई पूछे आपसे कि स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी मृदा को कहते हैं, तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी में लोहे, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी में लोहा, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जाम में पूछ लेगा कि काली मिट्टी में कौन कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है, तो एक दे देगा फास्फोरस डाल देगा, बाकी ये 3 इधर डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, फास्फोरस नहीं मिलता है ना, और जैविक पदार्थ की कमी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाया जाता है वो जून के महीने में मनाई जाती है, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। कब, 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि 21 जून को नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है, अर्थात घड़ी के अनुसार अर्धरात्रि का समय होता है, उस समय नॉर्वे में सूर्य दिखता है, इसीलिए नॉर्वे को हम अर्धरात्रि का सूर्य को दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्वे का अर्धरात्रि देश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जबकि प्रेरी की बात करें तो वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7000 किलोमीटर, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितनी है, 7000 किलोमीटर, ठीक है। एंडीज पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एंडीज पर्वत की बात करें किस तरह का पर्वत श्रृंखला है, तो नवीन मोड़दार। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी बात करें तो कौन सा है, एकांकगुआ, ठीक है, एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चिम्बाइजो, कोटोपैक्सी, किपियापो, सांगिया, एकांगुआ ज्वालामुखी है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी कि O3 ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है।
वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को हम लोग किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं मोटाई को? डॉप्सन में। ओजोन छिद्र की खोज कब किया गया? सबसे पहले 1984 में। किसके द्वारा किया गया? जोसेफ फॉरमैन के द्वारा किया गया था। और बी गार्डियर जे संकलिन के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से कभी घोषणा जो किया गया वो 1985 में किया गया था। खोजा तो गया था 1984 में, लेकिन जो घोषणा किया गया था वो 1985 में किया गया था। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तक को होगा। यहाँ पर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप किगाली समझौता 2016 के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 2 प्रोटोकॉल अभी तक हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक है, और उसी को फिर संशोधित करके किगाली समझौता जो 2016 में हुआ का महत्वपूर्ण ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर को क्या मनाने का फैसला किया है? विश्व ओजोन दिवस, ताकि जागरूकता फैलाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली या वन आच्छादित प्रदेश होता है। ठीक है, तो शिवालिक के निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं। लघु हिमालय जो है वो शिवालिक से कैसे अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, बृहद हिमालय लघु हिमालय में से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती हैं। ध्यान रखना आपको, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। इसे उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बात ध्यान में रखिएगा कि लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना। इसे उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, काली मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा मृदा यानी कि विशाल चट्टान से विखंडन से हुआ है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है दरारी उद्भेदन से निकला है लावा, उसी की से क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग विशाल भी कहते हैं। ठीक है, उसी के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चेरनोजम और साथ साथ ही ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी और विख्यात है। काली मिट्टी हमारा इसलिए तो इसका नाम भी है क्या? काली कपास मिट्टी। ठीक है, ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहे के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, काली मृदा मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होने के कारण गीले होने पर चिपचिपी हो जाती हैं तथा शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? मृण्मय। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, गुवाहाटी शहर बरहमपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी शहर कहाँ है? बरहमपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। ध्यान आपको रखना है कि सुनामी की सर्वाधिक जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में होती है। अभी शायद अभी TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आती है ना? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ समुद्री लहरें होती हैं। ठीक है, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समुद्री लहरें। ध्यान रखिएगा, सुनामी उच्च ऊर्जा वाली महासागरीय तरंगें होती हैं। सुनामी उच्च ऊर्जा वाली महासागरीय तरंगें होती हैं। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक, जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। ध्यान रखना है आपको कि अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक होगी, जबकि महासागरीय तटों पर थोड़ा कम होगा उससे। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये तो कॉमन सा हो गया। अरब सागर का भारतीय नाम क्या है? सिंधु सागर। ये इंपॉर्टेंट है। अरब सागर का भारतीय नाम क्या है? सिंधु सागर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यह एक त्रिभुजाकार सागर है। कौन सा? सिंधु नदी नहीं, अरब सागर में गिरती है, एक त्रिभुजाकार सागर है, यानी कि हाँ ये अरब सागर। ठीक है, हिंद महासागर भी है ना त्रिभुजाकार का। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। 98 पॉइंट नंबर है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये तो हो गया हमारा क्या? दिशा।
है ना, भारत के बारे में बताना है कि इधर कौन सी दिशा में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मयूराक्षी परियोजना झारखंड में स्थित है। और आज का अंतिम पॉइंट 100 पॉइंट पहुंच गए हम लोग। कामेर चोटी की ऊंचाई लगभग कितना है, 7,756 मीटर है। ठीक है, कामेर चोटी की जो ऊंचाई है वो कितना है, 7,756 मीटर है। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 वन लाइनर। ठीक है, आपको ये कैसे लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं हम। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या कमी है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तभी तो हम कुछ सुधार कर सकते हैं या सुधार करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं कमेंट करके बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा रिव्यू अपना दिया कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।